नमस्कार, आप देख रहे न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। सपा की पहली लिस्ट जारी होने पर केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि पहली लिस्ट वही पुरानी सपा है। सपा के कई दिग्गजों को टिकट दिया गया है, कई दागियों को भी टिकट दिया गया है। सपा तुष्टीकरण की राजनीति चाहती है। दंगे के आरोपियों को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। हमारा संकल्प सबका साथ सबका विकास है। पलायन वाले दिन वापस नहीं आने देंगे। हमारी सरकार गरीबों के लिए सरकार है और सरकार ने काम किया है। जो सपा की लिस्ट जारी हुई है उस पर केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसा है और उन्होंने बोला है कि हमारी सरकार, भाजपा की सरकार गरीबों की सरकार है। सबका साथ सबका विकास ही हमारा संकल्प रहा है। जो पहले की सरकारों में पलायन होता था, अब वो इस सरकार में नहीं होगा, न ही उसे दोबारा आने देंगे। उत्तर प्रदेश चौकन्ना हो गया है, चौंक गया है। 2017 से पहले जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की विशेष तौर से स्थिति थी, यह टेलर दिखाने का काम किया गया है पहली लिस्ट के माध्यम से कि हम अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों का साथ नहीं छोड़ सकते। यह श्री अखिलेश यादव जी का स्पष्ट संदेश है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के सपने का मतलब है फिर से दंगा राज, फिर से गुंडा राज, फिर से अपराधी राज। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं उत्तर प्रदेश के लिए जो समाजवादी पार्टी गठबंधन की पहली लिस्ट जारी की गई है, उस लिस्ट को देख करके, जिसमें बड़े बड़े खूंखार अपराधियों के नाम हैं और उन अपराधियों के ऊपर, जिनके ऊपर किसी के ऊपर 20, किसी के ऊपर 30, किसी के ऊपर 40 मुकदमे दर्ज हैं, उन अपराधियों को टिकट दे करके श्री अखिलेश यादव जी, आप अपने गठबंधन से उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? क्या आप फिर से मुजफ्फरनगर दंगे की वापसी चाहते हो? क्या आप एक बार फिर से कैराना के अंदर जो पलायन की परिस्थिति शुरू हो गई, लोग अपने मकान बेच करके उत्तर प्रदेश छोड़ करके जाने लगे थे, क्या आप फिर से उस दिन को वापस लाने के सपने देख रहे हो? उत्तर प्रदेश में जिन अपराधियों, माफियाओं की आपके गठबंधन के माध्यम से लिस्ट जारी हुई है, वह लिस्ट से तो आपने यही संदेश देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी गठबंधन के इस चरित्र के खिलाफ अभियान भी चलाएगी और जनता के बीच में यह संदेश भी देने का काम करेगी। और एक और अहम खबर, बीजेपी का दामन थामेंगे पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय। शनिवार दोपहर 2 बजे बीजेपी में शामिल होंगे रामवीर उपाध्याय। सीएम योगी ने रामवीर उपाध्याय से फोन पर बातचीत की है। रामवीर उपाध्याय ने सीएम योगी का आभार व्यक्त किया। शनिवार को अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थामेंगे रामवीर उपाध्याय। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रामवीर उपाध्याय ने सीएम योगी का आभार व्यक्त किया है और शनिवार यानी कि कल जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामवीर उपाध्याय से फोन पर भी बातचीत की है और कल औपचारिक तौर पर भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं रामवीर उपाध्याय। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे एसके वाजपेयी का। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसके, रामवीर उपाध्याय भाजपा में शामिल होंगे, बताया यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर भी बातचीत हुई है। बिल्कुल, हम देखें जिस तरीके से बीएसपी में लंबे वक्त तक काम करने वाले रामवीर उपाध्याय, जो बीएसपी में ऊर्जा मंत्री रहे, साथ ही साथ पर्यटन विभाग भी उन्होंने देखा और लगातार एक लंबा वक्त उन्होंने 1996 से लेकर 2020 तक लगातार वो समाज बीएसपी से जुड़े रहे और कहीं न कहीं इस दौरान उन्होंने बीएसपी के लिए बड़े पैमाने पर काम किया, प्रभारी भी रहे। और आज जब उन्होंने बीएसपी से आधिकारिक तौर पर अपना इस्तीफा दे दिया, हालांकि पहले से कई सूचनाएं ऐसी आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में है, जिसके बाद बीएसपी से उनको निलंबित कर दिया गया था। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर उनसे बात की है, क्योंकि बड़ा ब्राह्मण चेहरा, अगर बात करें तो सादा बात, हाथरस से वो विधायक रहे और वहां पे उनका अपना एक अलग तोरा है। उनका चाहे हाथरस हो या फिर उसके पड़ोसी का जिला आगरा हो, उनका एक अपना अलग पूरा क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में उनका प्रभाव माना जाता है। खासतौर पर बड़े ब्राह्मण चेहरा उस क्षेत्र से माने जाते हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है कि अपनी स्थिति को मजबूत किया जाए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और ऑलरेडी कहीं न कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में
अपने आप को मजबूत कर रही है, उस दिशा में बीजेपी लगातार कदम उठा रही है। उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामवीर उपाध्याय से बात की है और कल रामवीर उपाध्याय आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे। तो निश्चित है कहीं ना कहीं बिल्कुल, तो कल बीजेपी कोशिश कर रही है। आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे रामवीर उपाध्याय। शुक्रिया इसके जानकारी देने के लिए। और एक और बड़ी और अहम खबर आ रही है, कल जारी हो सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 172 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कल जारी होने की संभावना यहां पर जताई जा रही है। दिल्ली में 3 दिन की मैराथन बैठक चली है जिसमें 172 नाम फाइनल हुए। सीएम योगी दोनों डिप्टी सीएम से चर्चा के बाद लिस्ट फाइनल हुई है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में सभी समीकरण को साधा गया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, कल दोपहर बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, मकर संक्रांति का मौका और ये कयास लगाए ही जा रहे थे कि आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। पहले लखनऊ में मंथन हुआ, उसके बाद दिल्ली में 3 दिन की मैराथन बैठक चली थी जिसमें 172 नाम फाइनल किए गए हैं। सीएम योगी दोनों डिप्टी सीएम से चर्चा के बाद दिल्ली में लिस्ट फाइनल की गई है। आगे बढ़ते हैं, बीजेपी के बागियों का सपा में मेला लगा है। पिछले 4 दिनों से स्वामी प्रसाद मौर्य समेत जितने भी बीजेपी के मंत्री और विधायकों ने इस्तीफा दिया वो आज साइकिल पर सवार हो गए हैं। साइकिल पर बैठते ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने तल्ख तेवर दिखाए। उन्होंने बीजेपी को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया, साथ ही ओबीसी वोट बैंक का भी दांव खेला। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव भी दावा कर रहे हैं कि अब की यूपी में खेला होगा। जाहिर है बीजेपी के चक्रव्यूह में घेरने की पूरी तैयारी की जा रही है, लेकिन बीजेपी भी सपा के हर दांव पर पैनी नजर बनाए हुए है। पार्टी में बगावत के बाद बीजेपी ऐसे हथियार की तलाश कर रही है जिससे अखिलेश का माकूल जवाब दिया जा सके। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है, अब कोई रोक नहीं सकता। और जो लोग 3/4 की बात कर रहे थे, सच्चाई है कि वो 3 और 4 सीट की बात कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री पहले ही गोरखपुर चले गए, हालांकि उनकी किसी ने टिकट बुक कर रखी है। वो 11 तारीख की टिकट थी, लेकिन आप लोगों के आ जाने से आज ही वो गोरखपुर चले गए और जरूरी है इन्हें वापस भेजना। मैं ये कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके पाप करोगे और साथ ही साथ दुहाई देगो हिंदू की। क्या आपकी नजर में कुछ बड़ी जात के लोग हिंदू हैं क्या? अनुसूचित जात के नहीं है, अनुसूचित जनजात के नहीं है, आदिवासी नहीं है, पिछड़े वर्ग के नहीं है, तो वही 10-5% अगर आपके हिंदू हैं तो आपका खटिया खड़ी बिस्तरा गोल होना तय है। शपथ लेते हैं इस बात की कि हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान को बचाने के लिए, दलितों पिछड़ों के आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए हम माननीय अध्यक्ष जी ये सब इकट्ठा होकर के आपको 10 मार्च को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आज हम संकल्पित हैं। बदायूं से विधायक आरके शर्मा भी सपाई हो गए हैं। उनका सपा में शामिल होने पर अविलसी की जनता क्या कहती है, सुनिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं क्षेत्र में जो है सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। कहीं जो है सबसे बड़ा बात यह है कि जो पार्टी का भी कोई बीजेपी में आ रहा है, कोई सपा में आ रहा है, ये विधानसभा बिलसी दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो है अभी बीजेपी विधायक थे आरके शर्मा जी, ये जो बीजेपी छोड़कर अब सपा में चले गए। क्या कारण है? सपा इन्होंने जब सीट यहाँ पर जीती क्यों गए हैं, क्या वजह रही है, अब थोड़ा पूछते हैं। क्या नाम आपका? भाई मेरा नाम नवाब सिंह है। ये कौन सी विधानसभा लगती है आपकी? ये 114 बिलसी विधानसभा क्षेत्र है। अच्छा, क्या लग रहा है जैसे बीजेपी जो विधायक थे तो बीजेपी विधायक ने जो है क्यों छोड़ा यहाँ से, क्या लग रहा है? उन्होंने कोई काम धंधा नहीं किया, नहीं कभी गांव में आए, नहीं कभी कोई सोचा क्या विकास कराए क्या नहीं कराए, इसलिए जो है अब उन्हें कौन जनता वोट देगी। अब इधर उधर मारे फिर रहे हैं, कहीं किसी में जा रहे हैं, कहीं किसी में जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो कोई विकास नहीं किया आपके गाँव में? नहीं, हमारे गाँव में कोई। तो क्या लग रहा था कि जो बीजेपी टिकट इनका काट देगी तब इस वजह से छोड़ा है, या जो है यहाँ जीतने की इनकी उम्मीद नहीं थी? अब यहाँ दोबारा से तो इनकी जीतने की कोई उम्मीद नहीं, जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी।
क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राजकुमार यादव। जो है क्या लग रहा है जो है जो यहाँ से जो है विधायक जी थे, विधायक जी जो है यहाँ से छोड़ के गए हैं, बीजेपी छोड़ दी, तो क्या लग रहा है? वहीं यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 403 सीट में 40% महिलाओं को टिकट देने की घोषणा में पार्टी की पोस्टर गर्ल ने ही धांधली का आरोप लगाया है। कांग्रेस के लड़की हूं लड़ सकती हूं पोस्टर में सबसे आगे रहने वाली डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने न्यूज वन इंडिया संवाददाता नीलेश चौहान से बातचीत करते हुए कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सुनिए। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक स्लोगन दिया था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। उसी स्लोगन के साथ जुड़ी थी डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। प्रियंका जी, आप इस स्लोगन को देखकर जुड़ी और कांग्रेस के लिए काफी काम किया। अब आप आरोप लगा रहे हैं, किस तरीके के आरोप हैं? मैंने कार्य किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित थी, उत्साहित थी इस स्लोगन से कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। मुझे लगा पहली बार महिलाओं को ये अधिकार दिया जा रहा है कि टिकट में आपको 40% भागीदारी दी जाएगी। मैं डॉक्टर हूँ, सामाजिक कार्य भी करती हूँ। अपनी विधानसभा सरोजनी नगर 170 में मैंने बहुत मेहनत की, जी जान से मैंने यहाँ पे लोगों की मदद की, कांग्रेस का प्रचार प्रसार किया। मुझे शक्ति विधान पे यहाँ पे डॉक्टर प्रियंका मौर्य को फेस बनाया गया, मेरे फेस का इस्तेमाल किया गया क्योंकि मैं ओबीसी चेहरा हूँ। हमारे समाज में ओबीसी में मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, सैनी, ये जो हमारी बिरादरी है, इसमें महिलाओं में एक उत्साह था कि मुझे ये जगह दी गई है, कांग्रेस पार्टी ने मुझे यहाँ जगह दी है। लेकिन मेरे अच्छे कार्य करने के बावजूद कांग्रेस पार्टी का पहले से डिसाइडेड था कि किसको टिकट देना है। रुद्रदमन सिंह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी में शामिल किया गया और ये पहले से तय था कि उन्हीं को टिकट दिया जाएगा, उनको इसी आधार पे पार्टी ज्वाइन कराया गया था। लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर प्रियंका मौर्य लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के स्लोगन के साथ लगी रही। मुझे लगा कि अगर मैं मेहनत करती रहूँगी तो मेरी मेहनत ज़ायर नहीं होगी, क्योंकि प्रियंका दीदी ने ये स्लोगन दिया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो इस पे मैं खरी उतर के दिखाऊंगी और मैं इस स्लोगन पे खरी उतरी। ऐसे में इस तरीके की दुर्व्यवहार आपके साथ हुआ है, तो इसको लेकर क्या प्रियंका गांधी से बातचीत हुई आपकी, या फिर प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू जी से आपकी बातचीत हुई? नहीं, मेरी बात नहीं हो पाई है क्योंकि बात करने का मौका नहीं दिया जाता है प्रियंका दीदी से। इससे पहले भी वो कई बार लखनऊ आ चुकी हैं, लेकिन हमें कभी मौका नहीं मिला उनसे बात करने की। और मुझे इस चीज़ के लिए भी पूरा विश्वास है कि उनको नहीं पता होगा कि टिकट के लिए किस तरीके से टिकट पे धांधली हो रही है यूपी में, किस तरीके से टिकट को पहले ही बेच दिया जा रहा है। और जो कैंडिडेट्स इस लायक हैं कि वो अपनी विधानसभा को जीत सकते हैं, अपनी मेहनत दिखा सकते हैं, उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। प्रियंका जी, आपने एक बात कही कि पहले से ही टिकटों को बेच दिया जाता है, आपको टिकट नहीं दिया गया है, रुद्रदमन सिंह को टिकट दिया गया है। ऐसे में क्या लगता है कि इसको लेकर भी खरीद फरोख्त हुई है? मेरे पास ये रिपोर्ट है, मैं दिखाना चाहूँगी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा, जिसमें सारे प्रत्याशियों ने, यहाँ पे 24 टोटल प्रत्याशी थे सरोजनी नगर से, और सबने यहाँ पे साइन किया कि जो लोग मेहनत करके कांग्रेस पार्टी के साथ सालों से जुड़े हुए हैं, उनको अगर दिया गया मौका तो वो पूरे मन से कांग्रेस पार्टी का सहयोग करेंगे। लेकिन बाहर से 1 महीने पहले इनको ले आया जाता है। मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरे पर कि ये देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी ने एक स्लोगन दिया था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। उसका सर्टिफिकेट भी डॉक्टर प्रियंका जी के पास मौजूद है। लगातार ये सक्रिय रही हैं, हजारों की भीड़ भी इन्होंने इकट्ठी की थी जब मैराथन हुई थी। उसके बावजूद इनके साथ छल किया गया है। ये लगातार सरोजनी नगर कुछ और कहना चाहती हैं? ये सर्टिफिकेट जो है आप ये देख रहे हैं, दीज सर्टिफिकेट्स आर ब्लैंक, ये ब्लैंक है, नाम तक लिख करके भी नहीं दिया गया लड़कियों को। तो इस तरीके का सम्मान कांग्रेस ने दिया है। तरीके से कांग्रेस ने इनके साथ दोहरा व्यवहार किया है, उसको लेकर ये काफी नाखुश नजर आ रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट साहब के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया। आगे बढ़ते हैं खबर बरेली से, जहां पर एमएलसी घनश्याम सिंह लोधी ने सपा में इस्तीफा दिया है। सपा से एमएलसी घनश्याम सिंह ने सपा पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं और कहा कि दलित समाज पिछड़ा समाज के विपरीत काम किया है, सपा में सम्मान नहीं मिला है, इसीलिए इस्तीफा दिया है। सपा के टिकट पर चुनाव जीतकर घनश्याम सिंह एमएलसी बने थे। आजम खान के बेहद करीबी रहे हैं घनश्याम सिंह।
वही भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट कर बीजेपी और बसपा पर तंज कसते हुए लिखा कि एकता में बड़ा दम है। मजबूती और एकता के बगैर बीजेपी जैसी मायावती पार्टी को हराना आसान नहीं है। गठबंधन के अगुवा का दायित्व होता है कि वो सभी समाज के लोगों के प्रतिनिधित्व और सम्मान का ख्याल रखे। आज यूपी में दलित वर्ग अखिलेश जी से इस जिम्मेदारी को निभाने की उपेक्षा रखता है। तो ये चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया है और ये ट्वीट उनका इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, जहां साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि यूपी के दलित वर्ग अखिलेश जी से इस जिम्मेदारी को निभाने की उपेक्षा रखते हैं। 96 बैच के आईपीएस विजय सिंह मीणा ने कानपुर कमिश्नरेट ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद कमिश्नर ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। पुलिस कर्मियों को निर्देश दिया कि चुनाव को बेहतर ढंग से कराना है और पुलिस की छवि को बेहतर करना है, जिससे कि जनता पुलिस पर विश्वास करे। कमिश्नर ने बताया कि अपराध को कम करना है और ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी करनी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि चुनाव को बिना किसी विवाद के शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है। माहौल खराब करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता रामजी शर्मा से खास बातचीत की है, सुनिए। हमारे साथ उनसे बात करते हैं कि विधानसभा है जो माहौल को खराब कर सकते हैं और इन सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि ये किसी प्रकार से माहौल को खराब ना कर सके। जो माहौल खराब करने अपराध है या अपराधियों को के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? यही है कि वो हम लोग इनको आइडेंटिफाई करके इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, तो कहीं पर भी कोई किसी प्रकार की कोई करने की जरूरत ना करे। ये थे कानपुर कमिश्नर साहब, उन्होंने बताया कि जिस तरह से जो विधानसभा चुनाव है उसको बेहतर तरीके से कराया जाएगा और जो लोग माहौल खराब करना चाहेंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से रामजी शर्मा, न्यूज़ 1। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध नगर से खबर आ रही है, जहां पर पुलिस कमिश्नर ने जिले की सीमाओं पर लगे बैरिकेडिंग और चेकिंग पॉइंट का निरीक्षण किया है। इसके साथ ही बने नए थानों का भी निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने थानों में बेहतर काम करने के निर्देश भी दिए हैं। अशोकनगर बॉर्डर और कालिंदी कुंज बॉर्डर का भी निरीक्षण किया। साथ ही अवैध शराब की तस्करी करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मेरठ के कलेक्टोरेट में आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारी पुलिस फोर्स के साथ प्रशासनिक अधिकारी नामांकन प्रक्रिया के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि पहले चरण के लिए 14 जनवरी से 21 जनवरी तक नामांकन होगा, जिसको लेकर मेरठ के अंदर आवागमन शुरू हो गया है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रत्याशी ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। वहीं कलेक्टोरेट के अंदर 7 बूथ बनकर अलग अलग विधानसभाओं के अलग अलग बूथ पर नामांकन प्रक्रिया जारी है। खबर गाजीपुर से, जहां साली की हत्या मामले में जीजा को आजीवन कारावास और 5 लाख अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। ये पूरा मामला बिरनों थाना इलाके के ढेबुआ गांव का है, जहां अलीशा इरफान नाम की युवती की 2 नवंबर 2019 को झाड़ियों से लाश बरामद हुई थी। युवती की चापड़ से निर्मम हत्या की गई। आपको ये भी जानकारी दे दें कि पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो जीजा इमाम बख्शी हत्यारा निकला। आज मामला था, एक अलीसा नाम की लड़की थी जो मुखराम महाविद्यालय से बीटीसी की फाइनल ईयर छात्रा थी। वो 1/11/2019 को गायब हो गई थी। 2/11/2019 को बिरनों थाना के पास झाड़ी में उसकी लाश मिली थी, जिसको बहुत ही विभत्स रूप से मारा गया था, जिसमें दौरान विवेचक को मिला कि उसी के जीजा जो है इमाम बख्श ने उसकी हत्या की है। आज मामला था। आगे बढ़ते हैं। खबर बिजनौर से, जहां एक सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। पूरा मामला थाना धामपुर के सरकथल इलाके का है, जहां तेज रफ्तार 2 बाइक में जबरदस्त टक्कर हो गई और इस हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत भी हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज CHC में जारी है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कानपुर देहात पुलिस बदमाशों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। गजनेर थाना अध्यक्ष शिव प्रकाश सिंह की अगुवाई में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश जियालाल को गिरफ्तार कर लिया है। आपको यहां पर यह भी बताते चलें कि बदमाश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। वहीं बदमाश के पास से 2 जिंदा कारतूस और हथियार भी बरामद किए गए हैं। इनामी बदमाश की तलाश पुलिस पिछले कई दिनों से कर रही है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में
थाना रूरा पर पंजीकृत गैंगस्टर के एक अभियोग में एक वांछित अपराधी है, जिसकी विवेचना थाना अध्यक्ष गजडेर द्वारा की जा रही है। वहाँ उसमें एक 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी है, जिसका नाम जियालाल सन ऑफ फुद्दी लाल है। उसे गिरफ्तार किया गया है और उसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। श्रीमान उधर नोएडा में पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने थाना 24 इलाके के सलमान और सुमित को गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरे चोर की तलाश इस वक्त जारी है। आपको यह भी बता दें कि ये चोर दिल्ली एनसीआर में 2 पहिया वाहन की चोरी करते थे और चोरी की बाइकों को हरियाणा के हिसार में बेचते थे। चोरों के पास से 20 मोटरसाइकिल, 2 फर्जी नंबर प्लेट और 3 लॉक तोड़ने वाले हुक भी बरामद हुए हैं। उधर बुलंदशहर में बेखौफ दबंगों ने बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी पर जानलेवा हमला कर दिया। दरअसल सियाना इलाके में कुछ दबंगों ने बिजली विभाग के संविदा कर्मी के चेहरे पर चाकू से वार कर दिया। हमले में संविदा कर्मी लहूलुहान हो गया और मौके से किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा। दबंगों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी और घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। बिल जमा करने गया छत्ते पे, मैं बिजली विभाग में हूँ संविदा पे। मैं जमा करने गया, मैं निकला शिकर दुकान पे से। दुकान है गौरव की कैंटीन, मैं लगा शिकर लेने के लिए। कुछ बात नहीं, मैं तो गौरव और मजाक कर लूँ इससे। इसके लगे मैं मजाक करने लगा। उनने पता कोई अज्ञात है, चमन का लड़का है कोई। उनने सीधे ही मत कम आते खींच के, अरे गाली बची उनने मुझे। मैं कुछ चुप रहा जब भी, फिर उन्होंने सीधा धक्का मारा खींच के। फिर उन्होंने पता क्या लेकर आया ना, चक्कू मारा, क्या मारा, पूरे पार कर दिया अंदर तक। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।